हम्म सो कल बेटा अपन बात कर रहे थे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। थोड़ी सी बात हमने कर ली थी, थोड़ी सी बात बाकी थी। तो देखिए, कल अपन ने जो बात की, हमने कहा कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो परसेंटेज याद रखना। तो ऑक्सीजन का कितने परसेंट ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाएगा? 97। और डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा 3%। डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा डायरेक्टली डिपेंड करता है PO2 पर। जहां अगर PO2 ज्यादा होगा, वहां से ऑक्सीजन आकर के ब्लड में यानी कि प्लाज्मा में डिसॉल्व हुई। और फर्दर जहां PO2 कम होगा, वहां पे ब्लड से ये ऑक्सीजन निकल करके चली जाएगी बाहर। यानी कि टिश्यू पे PO2 ब्लड से ज्यादा था, तो टिश्यू से ब्लड में आ गई। और इधर ब्लड से एल्व्यूलाई में कम था, तो ब्लड से निकल के एल्व्यूलाई के अंदर चली गई। सॉरी, अपन ने उल्टा कहा। ठीक। तो ऑक्सीजन के लिए PO2 ज्यादा था एल्व्यूलाई में, तो ये ऑक्सीजन जो है एल्व्यूलाई से निकल करके कहां पे आई? ब्लड में। फिर उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कंपैरिजन में टिश्यू के पास कम था, तो ब्लड से निकल के चली गई टिश्यू के पास। फिर हमने कहा दूसरा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो हीमोग्लोबिन के बारे में एनसीईआरटी ने यहां कहा था कि इसका कलर कैसा है, मेटल कौन सा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है। फिर अपन ने कहा कि है क्या? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कैसी प्रोटीन है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। हमने कहा एक हीमोग्लोबिन के अंदर हीम का नंबर 4 और पेप्टाइड चेन 4। इनमें से दो चेन को कहा जाता है अल्फा, दो को बोलते हैं बीटा चेन। फिर हमने कहा कि ये जो पूरा ट्रांसपोर्ट यहां पर हो रहा है, इस ट्रांसपोर्ट के अंदर अपन ने कहा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन मेनली डिपेंड किस पे करता है? PO2 पर PO2 के अलावा दूसरे फैक्टर्स भी है जो कि इसे अफेक्ट करते हैं। और उनको समझने के लिए हमने यहां बनाया एक ग्राफ जिसको हमने नाम दिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो क्या कहा बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहा। हमने समझा कि इसे डिसोसिएशन कर्व क्यों कहा गया, क्योंकि पहले एल्वियोलाई पर इसने बाइंड किया हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन के साथ, और फिर टिश्यू पे जाकर के डिसोसिएट हुआ। जब डिसोसिएट होगा तभी तो टिश्यू को ऑक्सीजन मिलेगी। तो डिसोसिएट होना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपने क्या कहा? इसे डिसोसिएशन कर्व नाम दिया। अब इस कर्व में हमने कहा बच्चे कि यहां पर जो एक्स एक्सिस है, इस पे आपने क्या रखा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और वहीं पे वाई एक्सिस पर आपने क्या रखा है? PO2। वाई पे आपने रखा परसेंटेज सेचुरेशन। अब आप देखें, यहां जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, इनमें से हमने कौन कौन से पढ़े हैं? तो हमने एक तो पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन के केस में यानी कि ब्लड के केस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 कितना होता है? 95। पढ़ा है ना? अब अगर मैं 95 को यहां अगर लेकर के आऊं, तो ये 95 कहां आएगा? तो देखो, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और 90 और 100 के बीच में समवेयर ये वाला पॉइंट आएगा, जो कि कितना है? 95 है। अब अगर बच्चे में इस 95 से अगर मैं इस ग्राफ पे देखता हूं कि भाई ये जो ग्राफ है, इस पे अपन कहां तक पहुंचेंगे, तो हम यहां 95 से ऊपर ही खींचते हैं लाइन। ये 95 से मैंने लाइन खींची तो देखो कहां तक? यहां तक पहुंच गई लगभग, है ना? अब अगर मैं इसी लाइन को इधर लेकर के आता हूं कि भाई 95 पे सैचुरेशन कितना है, तो ये सैचुरेशन मुझे एनसीईआरटी के हिसाब से लगभग कितना दिखता है? 100%। ये सैचुरेशन कितना है? 100%। यानी कि हमने कहा कि अगर ब्लड का PO2 95 होगा, तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ सैचुरेशन लेवल कितना रहेगा? 100% होगा। फिर हमने एक पढ़ा 40। 40 हमने कहा पढ़ा? डीऑक्सी ब्लड में। अब इसमें देखो 40 वाला पॉइंट ये आ गया ना। यहां 40 से हम एक लाइन लेके चलते हैं, तो देखिए 40 से हमने एक लाइन खींची, ये लाइन हमारी यहां तक आई। आ गई ना? फिर हम इस लाइन को इधर लेकर के आते हैं, तो इधर अगर मैं इस लाइन को लेकर के आऊं, तो ये वाली लाइन लगभग यहां तक आई। यहां पे अब अगर आप देखें, तो देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80। 70 और 80 के बीच में कितना आया? 75। यानी कि आपने कहा कि ये जो पॉइंट है, यहां पे सैचुरेशन कितना है बेटा? 75% सैचुरेशन है। अब आप कोरिलेट करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन कैरी करता है? 20 ml। फिर हमने कहा था अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन डिलीवर कितनी करता है? 5। डीऑक्सी के पास कितना था? 15। ठीक। अगर 5 वाली वैल्यू तो एनसीईआरटी में है ना। 5 का अगर मैं मान लूं कि 5 एक वैल्यू है और इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं कि जो 20 था वो 100% हुआ, 15 था वो कितना हुआ? 75%, और 5 क्या हुआ? 25% है। यानी कि आपने कहा कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो सैचुरेशन यहां था, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो सैचुरेशन लेवल यहां आ गया। यानी कि ये जो 25% है, यही 25% तो किसको मिला है? टिश्यू को। यानी कि क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है जहां पे आपको बच्चे एक पॉइंट तो दे दिया जाए, ये कहा जाए कि एक पॉइंट ये है, एक दूसरा पॉइंट आपको दे दिया जाए ये, और फिर आपसे कहा जाए कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हीमोग्लोबिन से कितनी ऑक्सीजन रिलीज हुई। तो हीमोग्लोबिन ने कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करी? 5 ml ना। 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन ने कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करी? 5 ml। क्योंकि ये वाला पॉइंट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का और ये वाला पॉइंट किसका है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है। तो पहले अपने को एनसीईआरटी से दो बातें समझ में आई। फिर अगला देखिए, ये जो कर्व है इसके बारे में आपने कहा कि जो कर्व आपको मिलता है ये कैसा है बेटा? सिग्मॉइड है। सिग्मॉइड का मतलब है कि शेप कैसा है? एस शेप्ड कर्व आपको यहां पर मिलता है। अब ये सिग्मॉइड या एस शेप्ड का मतलब हुआ कि हीमोग्लोबिन की चारों ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बराबर नहीं है। समझिएगा, अगर बेटा हीमोग्लोबिन की चारों ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बराबर होती तो ये कर्व आपका यहां से यहां तक सीधे गया होता। अगर एफिनिटी बराबर होती तो कर्व आपका क्या है? सीधे गया होता। अब यहां देखो, अपन ने कहा 0 यहां, 100 यहां। 0 और 100 के बीच में एक पॉइंट आएगा 50, जो कि यहां पे है। ये वाला पॉइंट क्या है? 50। यहां सेचुरेशन कितना है? 50 है। जिस पॉइंट पर सेचुरेशन हो 50%, उस पॉइंट पर अब अगर आप देखें तो 50 से अपन यहां तक गए और फिर हम यहां से आ गए इधर नीचे की तरफ। तो मतलब कि 50% सेचुरेशन ये कहां? लगभग 20 और 30 के बीच में आ रहा है। वो भी लगभग बात करूं तो 25 से थोड़ा सा आगे ही है। 25 से थोड़ा सा आगे है, ये अपने को दिख रहा है। यानी कि वैल्यू लगभग लगभग कितनी? 26-27 के आसपास होगी। तो अपन कहें कि ये वैल्यू कितनी है? 26 से 27 है। फिर आप देखिए, अब यहां क्या हुआ? 0, 10, 20। 20 और 30 के बीच में पॉइंट कौन सा आ जाएगा? 25। ये पॉइंट कौन सा आया? 25% वाला पॉइंट आया। ये जो 25% है, ये 25% किस पे आता है? तो इसको अगर अपन देखें तो 25 के लिए यहां से हम गए यहां तक और यहां से अपन आ गए इधर नीचे। यानी कि ये जो पॉइंट है, इसको अगर आप देखें तो ये 15 से कुछ ऊपर है। 10 और 20 के बीच में 15 रहा होगा, 15 से थोड़ा सा ऊपर है। थोड़ा सा ऊपर होने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है, ये ऑलमोस्ट कितना रहा होगा बेटा? लगभग 16-17 के आसपास। लगभग कितना रहा? 17। यानी कि ध्यान दो, 0 से 17 पे पहुंचने पर हीमोग्लोबिन से पहले ऑक्सीजन ने बाइंड किया, ठीक। अब 17 से 26 पहुंचने पर दूसरे ने बाइंड कर लिया। 26 से 40 पहुंचने पे तीसरे ने बाइंड किया और फिर 40 से फिर आपका जो है 95 पहुंचने पर तब जाके चौथे ने बाइंड किया है। इसका मतलब है पहले को बाइंड करने में कितना? 17 चाहिए था। दूसरे को कितना चाहिए था? तो 17 के बाद अगर आप देखें 26, तो 17 और 26 में अंतर कितने का आया? 9 का। यानी कि दूसरे को कितना चाहिए? 9। तीसरे को देखो, 26 के बाद 40 पे अगर हम चलते हैं तो अंतर कितने का आया? 14 का। यानी कि ज्यादा ऑक्सीजन पहले में चाहिए थी, दूसरे में बहुत कम, तीसरे में कंपैरेटिवली ज्यादा, पर पहले से
कम चाहिए थी और चौथे वाले के अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए थी। मतलब कि पहले और चौथे ऑक्सीजन का जुड़ना कंपैरेटिवली मुश्किल काम है, जबकि दूसरे और तीसरे का जुड़ना कंपैरेटिवली आसान काम है। पहले और चौथे का जुड़ना कंपैरेटिवली मुश्किल, दूसरे और तीसरे का जुड़ना कंपैरेटिवली आसान है। ये बात आपको ग्राफ बताता है। अब एक बात और ध्यान देंगे, कल हमने बात की थी कि स्टर्नियस एक्सरसाइज के केस में क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास ऑक्सीजन कितनी बचेगी? 5, क्योंकि इसने डिलीवर कितनी करी? 15। तो 5 बचा मतलब कितने परसेंट बचा? 25। कितने परसेंट बचा? तो वो क्या है? 25। अब अगर 25 बचा तो ये 25 बेटा कितने PO2 पर आ जाता है? तो ये 25% अगर आप देखें तो ये आता है कितने PO2 पर? 17 पर। यानी कि स्टर्नियस एक्सरसाइज के टाइम पर डीऑक्सी ब्लड का PO2 घट करके कितना हो जाने वाला है? लगभग 17 के आसपास। ध्यान दो, हम सारी बातें केवल इसी कर्व से समझ रहे हैं ना, कर्व के बाहर हम कहीं नहीं जा रहे कि भाई बाहर से कुछ चीज लेके आए हो। तो अपन ने कहा कि इस कर्व ने हमें अभी इतनी बातें बताई। अब यहां देखेंगे, आगे हम कहेंगे कि जो बाइंडिंग ऑफ O2 टू हीमोग्लोबिन, ये बेटा प्राइमरीली डिपेंड करती है, so it primarily depends on PO2। सबसे पहले डिपेंड किस पे करता है? PO2 पर। सबसे पहले डिपेंड किस पे करेगा? PO2 पर। समझना, ये तुम्हारा पेट भरने का ग्राफ है, ठीक? ये क्या है? तुम्हारा पेट भरने का ग्राफ। तुम्हारा पेट भरना प्राइमरीली डिपेंड किस पे करता है? खाने की अवेलेबिलिटी पर। अगर मान लो एक ही रोटी अवेलेबल हो तो पेट भरेगा क्या? नहीं। अगर दो रोटी अवेलेबल हो तो पेट आधा ही भरेगा। मान लेते हैं आप 4 रोटी खाते हैं, 3 अवेलेबल हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका पेट 75% भरा। अगर चारों अवेलेबल होंगी तभी तो पेट 100% भरेगा। मतलब कि ये प्राइमरीली डिपेंड किस पर करता है? खाने की अवेलेबिलिटी पर क्या हमारा पेट भरना केवल खाने की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है? नहीं, दूसरे भी कई सारे फैक्टर्स हैं। जैसे खाने का टेस्ट क्या है? अवेलेबिलिटी के अलावा टेस्ट पे भी डिपेंड करता है। एक कंडीशन है जबकि अगर घर में पिज्जा आया हो, और दूसरी कंडीशन है कि टिंडे की सब्जी बनी हो, तो दोनों कंडीशन में पेट भरने की इंटेंसिटी में अंतर आएगा कि नहीं? है ना? तो वहां पे अपन ने कहा कि अगला फैक्टर क्या है कि आपका फूड का टेस्ट कैसा है। फिर आपने कहा दूसरा फैक्टर अगर देखें तो आता है कि आपका स्ट्रेस लेवल क्या है। अगर आप मान लो परेशान हो, ठीक, दुखी हो, मम्मी या पापा ने अभी अभी आपकी सेवा करी है, फिर उसके बाद आपको खाना खाने को दिया जा रहा है, आप रोते जा रहे हैं, खाना खाते जा रहे हैं, क्या आपका पेट ठीक से भर पाएगा? नहीं। आप मना भी नहीं कर सकते हैं, दोबारा फिर से हो सकता है, ठीक। तो अपन ने कहा कि अगला फैक्टर क्या हो सकता है? स्ट्रेस। ऐसे ही अपन ने कहा कि बेटा प्राइमरी फैक्टर क्या है? PO2। PO2 के अलावा फिर कहा कि यहां पे अदर फैक्टर्स भी हैं। फिर अपन ने कहा कि अदर फैक्टर्स भी होते हैं। अदर फैक्टर्स में आपने कहा कि यहां PCO2 भी अफेक्ट करता है। कौन अफेक्ट करता है? PCO2 अफेक्ट करता है। अब जो PCO2 अफेक्ट करता है तो मैं यहां पे लिखूंगा नहीं, बस एक बार नाम सुन लेंगे। एक होता है बोहर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट ये कहता है कि ब्लड में अगर आप PCO2 बढ़ाएंगे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, यानी कि हीमोग्लोबिन कम ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। तो बोहर इफेक्ट सिंपली ये कह रहा है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन एक दूसरे के दोस्त हैं कि दुश्मन? एक दूसरे के दुश्मन है। अगर ब्लड में ऑक्सीजन बढ़ेगी तो हीमोग्लोबिन से ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड करेगा। CO2 अगर बढ़ी तो फिर उतना ज्यादा बाइंड नहीं करेगा। यानी कि ब्लड में या तो ऑक्सीजन बढ़ सकती है या फिर CO2 बढ़ सकती है, दोनों चीजें साथ में राइज नहीं करेंगी। ये कहता है आपका बोहर इफेक्ट। अब यहां हमने कहा पहला फैक्टर कौन है? PCO2। बस इसको याद रख लेना। दूसरा जो फैक्टर आता है, ये फैक्टर आ जाता है पीएच। दूसरा फैक्टर क्या आया? पीएच।
समझिएगा पीएच क्यों नहीं याद रखना, एक सिंपल से लॉजिक पर बेस्ड है। ध्यान देना बेटा, अगर CO2 बढ़ा तो ये वाटर से कंबाइन करेगा, अगर वाटर से कंबाइन करेगा तो इसके कंबाइन करने पे क्या बनाएगा, H2CO3। और बताओ ये H2CO3 जो बना ये एसिड है कि बेस? अगर एसिड है तो पीएच को बदल देगा कि नहीं? मतलब कि CO2 का बढ़ना और पीएच का कम होना दोनों सेम बातें हैं। CO2 का बढ़ना और पीएच का कम होना दोनों सेम बातें हैं। पर ध्यान रखें, जब पीएच कम होता है तब एसिडिटी बढ़ती है। ध्यान रखना, पीएच कम हुआ तो एसिडिटी बढ़ेगी। तो क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है। तो हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हम ये कहें कि पीएच कम हो रहा है तो इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। तो अपन ने कहा कि पीएच याद नहीं रखना हमें, भाई सिंपल लॉजिक से पता है। क्या हम जानते हैं कि पीएच को कैसे निकालते हैं? तो पीएच को अपन कैसे निकालते हैं, माइनस लॉग एच प्लस, यही फॉर्मूला है ना। इसका मतलब हुआ कि अगर एच प्लस बढ़ा तो पीएच क्या होता है, घट जाता है, या अगर पीएच बढ़ा तो एच प्लस घटेगा। तो अगर मैं कहता हूं कि पीएच है तो क्या यहां पे अगला फैक्टर एच प्लस की कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए? और अब मुझे बताएं, अगर मुझे PCO2 याद है तो क्या इन दोनों को याद करने की आवश्यकता है मुझे? नहीं, मुझे पता है कि भाई नेचुरली होना है ये। अगला एक और फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर एनसीईआरटी देती है, वो फैक्टर हो जाता है टेम्परेचर। अगला फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। तो प्राइमरी फैक्टर कौन, PO2। अदर फैक्टर में PCO2, H प्लस कंसंट्रेशन, पीएच और टेम्परेचर आ जाता है। ठीक, टेम्परेचर को कुछ आप ऐसे याद करके रखें कि टेम्परेचर जब भी बढ़ता है तो चीजों को या मॉलिक्यूल को एसोसिएट कराने की तरफ ले जाता है या डिसोसिएट? पीएच अगर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे कि टूटेंगे? बोलो, जुड़ेंगे या टूटेंगे? जनरली मॉलिक्यूल क्या होता है, टूटते हैं। पीएच क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा मॉलिक्यूल की। अगर एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो जो बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा। बॉन्ड टूटेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो भाई ऑक्सीजन भी हीमोग्लोबिन से निकल के भाग जाएगा। अब यहां पे हमारे पास टोटल फैक्टर कितने हुए बेटा, 5। प्राइमरी में PO2 और बाद में अदर फैक्टर के अंदर ये 4। अब इन पांचों फैक्टर्स को अगर हम देखते हैं, एक तरफ हम बात करें बेटा एल्वियोलाई के बारे में और एक तरफ हम बात करें टिश्यू के बारे में, तो इन दोनों जगह पर देखते हैं कि ये फैक्टर्स में क्या क्या वेरिएशन आता है। तो पहला, एल्वियोलाई पे देखो, PO2 क्या है, ज्यादा। टिश्यू पे PO2 क्या है, कम। समझिएगा, एल्वियोलाई पे PO2 था 104, यहां टिश्यू पे PO2 कितना है, 40। कितना है, 40। तो बोलो ज्यादा कहां हुआ, एल्वियोलाई पे कितना, 104, टिश्यू पे 40। तो ज्यादा कहां हुआ, एल्वियोलाई पर। एल्वियोलाई पे बताओ PCO2 कितना, 40, और टिश्यू पे कितना, 45। यानी कि एल्वियोलाई पे PCO2 कम और टिश्यू पर PCO2 क्या होता है, ज्यादा। जब आपने कहा PCO2 टिश्यू पर ज्यादा है तो बताएंगे बेटा टिश्यू पर पीएच कम रहेगा या ज्यादा? ध्यान से सोच के बताना, टिश्यू पे पीएच और एल्वियोलाई पे कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर टिश्यू पर पीएच कम है तो टिश्यू पर H प्लस की कंसंट्रेशन और एल्वियोलाई पर। अब देखिए, हम जानते हैं ना कि हम होम्योथर्म है, यानी कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी कि हमारा बॉडी टेम्परेचर पूरी बॉडी में सेम होना चाहिए। फिर भी एनसीईआरटी ने टेम्परेचर वाला फैक्टर लिया है। कुछ शायद ऐसे सोच के लिया है कि हमारे लंग्स में लगातार वेंटिलेशन हो रहा है, यानी कि बाहर से अभी अगर मैं बात करूं तो 25 डिग्री टेम्परेचर वाली एयर हमारे लंग्स तक जा रही है। ऑल्दो हमें यह भी याद रखना है कि एनसीईआरटी ने ही हमसे कहा है कि कंडक्शन पार्ट का काम है कि एयर को बॉडी टेम्परेचर पर लेकर के आना। पर एनसीईआरटी यहां टेम्परेचर की भी बात कर रही है, तो उसे कैसे एक्सप्लेन करें, क्या कर रहा होगा?
तो हमने कहा कि जो वेंटिलेशन हो रहा है उसकी वजह से लंग्स का टेम्परेचर कुछ तो कम रहा होगा थोड़ा बहुत। वहीं पर बॉडी में जो इंटरनल टिश्यूज पाए जा रहे हैं, लिवर है, किडनी है, इनके पास कोई पंखा लेके तो बैठा नहीं हवा करने, नहीं ना। बेचारे का टेम्परेचर कंपेटिबली ज्यादा ही रहता होगा। यानी कि टिश्यू पे टेम्परेचर क्या है, ज्यादा। एल्व्यूलाई पे टेम्परेचर कंपेटिबली कम। तो आपने कहा कि टिश्यू पर टेम्परेचर कंपेटिबली क्या रहेगा, ज्यादा। और वहीं यहां पे टेम्परेचर कंपेटिबली क्या हो जाएगा, एल्व्यूलाई पर कम। अब देखो, टिश्यू पर बच्चे ये जितने भी फैक्टर हैं, ये सारे फैक्टर टिश्यू पर क्या करते हैं, ये सारे फैक्टर कराते हैं डिसोसिएशन ऑफ HbO2 यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका क्या कराएंगे, डिसोसिएशन कराएंगे। जब इसका डिसोसिएशन कराएंगे तो अब हम जानते हैं कि टिश्यू पर क्या होने वाला है, सैचुरेशन लेवल कितना रह जाएगा, 75। टिश्यू पर सैचुरेशन लेवल कितना रहेगा, 75। यानी कि टिश्यू के लिए अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कुछ यहां तक ही जाने वाला है, ये ग्राफ इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब ये जो पहले वाला ग्राफ था, लेट्स से ये एक रास्ता है और हम बेटा इस पे चल रहे हैं, तो अपन इस पे चलना शुरू करते हैं। हम इस पे चले और चलते चलते हम यहां पहुंचे। जब यहां पहुंचे तो हमारा फेस आगे की तरफ होना चाहिए, और मान लो हम इस ग्राफ पे खड़े हैं, तो यहां पे जब मैं खड़ा होऊंगा तो ये वाली लाइन मेरे राइट हैंड की तरफ आएगी कि लेफ्ट, किधर आएगी, राइट पे ना। अगर ये लाइन राइट पे आएगी तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन बेटा शिफ्ट टू राइट है। ये कंडीशन क्या है, शिफ्ट टू राइट। तो शिफ्ट टू राइट आपको क्या बताता है, तो इसने कहा ये बता रहा है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्या कर रही है बेटा, डिसोसिएट हो रही है। तो शिफ्ट टू राइट आपको क्या बताता है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। तो अपन ने कहा कि नॉर्मल कर्व कहां होगा, एल्व्यूलाई पर। शिफ्ट टू राइट कहां होगा, टिश्यू पर। टिश्यू पर जब शिफ्ट टू राइट होगा तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है यानी कि 25%, यही 25% किसको मिल जाने वाला है, टिश्यू को। इसीलिए हमने कहा कि अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन टिश्यू को कितना मिलता है ऑक्सीजन, 5 ml मिला पर 100 ml ऑफ ब्लड। इतनी बात समझ में आई, क्लियर। यहां एनसीईआरटी समाप्त। अब अदर देन एनसीईआरटी एक बात आप और सुन लेंगे। देखिए एक कंडीशन और होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं शिफ्ट टू लेफ्ट। शिफ्ट टू लेफ्ट का मतलब होता है कि अगर ये ग्राफ ऐसे करके जा रहा हो, तो अगर ये ग्राफ ऐसे करके जाता है तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, शिफ्ट टू लेफ्ट कहा जाता है। तो ये कंडीशन कही जाती है आपकी शिफ्ट टू लेफ्ट। अब ये शिफ्ट टू लेफ्ट कब होगा, तो इस बात को देखेंगे। देखो यहां पे ये अपन ने बात करी, ये हो गई मदर और ये है फीटस। क्या हम जानते हैं कि मदर और फीटस के बीच प्लेसेंटा होता है? क्या हम जानते हैं प्लेसेंटा ब्लड की मिक्सिंग नहीं होने देता है? क्या हम जानते हैं प्लेसेंटा पे मटेरियल का एक्सचेंज होता है ना। मदर के पास ब्लड में ऑक्सीजन आई और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहां पर प्लेसेंटा के कांटेक्ट में आया या प्लेसेंटा के पास आया और वापस से मदर के सर्कुलेशन में चला गया। इधर फीटस का जो ब्लड है, ये फीटस का ब्लड भी यहां पर आया और ये वापस से फीटस के अंदर चला गया। यहां पे हम जानते हैं मटेरियल के एक्सचेंज में या गैसियस एक्सचेंज के अंदर मदर से कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी मदर से ऑक्सीजन किसे मिलेगी, फीटस को। क्योंकि फीटस के लंग्स अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो जितनी भी ऑक्सीजन हो मदर से मिलनी है। और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड किसके पास जाने वाली है, तो CO2 यहां से चली जाती है मदर के पास। अब कहानी को अपन कुछ एज्यूम करते हैं कि ऐसा क्यों होता है या कैसे होता है। तो लेट से तुम्हारे एक फ्रेंड के पास बेटा एक मैग्नेट है, क्या, एक चुंबक। उस पे उसने एक कील चिपका रखी है, ठीक, अपन मान लो खेल उसने कील चिपका रखी है।
अब उसने तुम्हें चैलेंज दिया कि क्या तुम मुझे टच किए बिना ये जो कील है, इस कील को अपने पास ला सकते हो? बोलो हाँ कि नहीं। कितने लोग कर सकते हैं चमत्कार? तुम्हारे एक दोस्त के पास एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट पे एक कील चिपकी है, ठीक? मैग्नेट पे लोहे की कील चिपक जाएगी ना? कील जानते हो ना, नेल, ठीक? तो नेल चिपका हुआ है। अब उसने तुम्हें चैलेंज किया है कि क्या तुम उसे टच किए बिना वो जो कील है यानी कि जो नेल है, उस नेल को तुम अपने पास ला सकते हो कि नहीं? बोलो कितने लोग कर लोगे? बाकी नहीं। ये जादू कैसे होगा? हम क्या करेंगे, हम उससे ज्यादा बड़ी मैग्नेट ले आते हैं। उसके पास जितनी बड़ी मैग्नेट है, उससे ज्यादा बड़ी मैग्नेट आप ले आओ। अपने आप क्या होगा, जैसे ही आप मैग्नेट उसके पास लेके जाओगे, वो जो नेल है वो नेल उसकी मैग्नेट से छूट के आपकी मैग्नेट पे आ जाएगी। यहां पे मैग्नेट बोले तो हीमोग्लोबिन, नेल बोले तो ऑक्सीजन। मदर के हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन चिपकी है। फीटस के हीमोग्लोबिन की अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मदर के हीमोग्लोबिन से ज्यादा हो, यानी कि फीटस के हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी अगर मदर के हीमोग्लोबिन से ज्यादा होगी, तो ये ऑक्सीजन अपने आप मदर के हीमोग्लोबिन को छोड़ के फीटस के पास चली जाएगी कि नहीं? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये फीटस के पास जाएगी, तो इसका मतलब हुआ कि फीटस का हीमोग्लोबिन कंपैरेटिवली कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर ही इजीली सैचुरेट हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है, उस बात को समझेंगे। तो यहां पे बेटा एडल्ट और फीटस दोनों के हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग होती है। एडल्ट का हीमोग्लोबिन अलग होता है और फीटल हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर अलग होती है। यहाँ पे क्या होता है, ग्लोबिन वाले पार्ट में अंतर होता है। हमारे पास दो अल्फा और दो बीटा चेन पाई जाती है। वहां पे होता है कि दो अल्फा और दो गामा चेन पाई जा रही होती है, ठीक? तो चेन्स का अंतर है। अब क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस में एक मॉलिक्यूल बनता है 3 PGAL या 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। हमारी आरबीसी में या फीटस की आरबीसी में एक साइड रिएक्शन चलती है। साइड रिएक्शन में ये जो 3 PGAL है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 2,3 DPG में। किसमें कन्वर्ट किया? 2,3 DPG कहें या इसे 2,3 BPG भी कहा जाता है। पूरा नाम है इसका 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। क्या कहा जाता है? 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कहा जाता है। ये जो 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है, ये किसमें बना? ग्लाइकोलाइसिस की साइड रिएक्शन में बनता है। ये 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है, ये बाइंड करता है टू हीम ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन। जो एडल्ट का हीमोग्लोबिन है, उसके हीम के साथ बाइंड कर लेता है। पर ये फीटल हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर अलग है। सो इट कैन नॉट बाइंड टू फीटल हीमोग्लोबिन। अब अगर बेटा कोई भी चीज हीम वाले पार्ट के साथ अगर बाइंड कर रही है, तो इसका मतलब है कि इसकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी को घटाएगी। यहां बाइंड नहीं कर रहा, तो ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी क्या होगा? ज्यादा। तो इसका मतलब हुआ कि फीटस का हीमोग्लोबिन कंपैरेटिवली कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर ही कहीं ज्यादा सैचुरेट हो जाएगा। तो यहां पर जो कर्व आएगा, वो एडल्ट हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में किधर आएगा? लेफ्ट में। तो लेफ्ट में जो कर्व है, ये किसके केस में आता है? तो अपन ने कहा कि ये आता है इन केस ऑफ फीटस। किसके केस में आएगा? फीटस के केस में कर्व किधर आता है? लेफ्ट की तरफ। अब आप एक काम करेंगे, कर्व देखेंगे, एनसीईआरटी का पूरा जो पैराग्राफ है, इसको आप आराम से अगले 2 मिनट में पढ़ेंगे और फिर आप मुझे बताएंगे कि कौन सी लाइन में या कहां आपको अभी कंफ्यूजन रहा।
हाँ बेटा। हमेशा रहेगा। 25% तो बेयर मिनिमम है कि इतना तो रहेगा ही रहेगा। इतना समझ में आया? पूरे पैराग्राफ में कहीं कंफ्यूजन नहीं? देखिए, एनसीईआरटी बहुत चीजों को सिंप्लीफाइड फॉर्म में बहुत आसान तरीके से लिखती है, जिससे अपन बहुत आसानी से चीजें समझ पाए। हम जबरदस्ती एनसीईआरटी को कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, और जबकि एनसीईआरटी ने कहीं कुछ खास टेक्निकल बात नहीं लिखी ना, सिंपल सा एक आराम से आपको समझा दिया कि भाई ठीक है, ऐसे ऐसे करके बाइंड करता है, ये फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, एल्व्यूलाई पे ये है, टिश्यू पे ये है। हम उसमें दुनिया जहान के उसके अंदर इफेक्ट घुसाए रहते हैं, दुनिया जहान की फिजियोलॉजी घुसाए रहते हैं। तो आप समझो, ह्यूमन फिजियो सब्जेक्ट ऐसा है जिसका कहीं कोई अंत नहीं है। जब आप मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे, तो एमबीबीएस में हो या फर्दर आप एमडी एमएस करें, आप बेसिकली क्या होगा, एमबीबीएस में आप पूरी ह्यूमन फिजियो पढ़ रहे होंगे। जब आप एमडी एमएस करेंगे तो आपने मान लो कोई स्पेशलाइजेशन किया, तो वो जो कंसर्न ऑर्गन है आप उसकी फिजियोलॉजी पढ़ रहे होंगे। तो फिजियोलॉजी अपने आप में एक अथाह सब्जेक्ट है जिसकी कितनी डेप्थ है किसी को नहीं पता। पर हमें डिसाइड ये करना है या हमें देखना ये है कि फिलहाल नीट का एग्जाम क्लियर करने के लिए हमें कितनी बातें जानने की जरूरत है। बाकी किसी सब्जेक्ट का कोई अंत नहीं होता, आप जितना चाहो उतना पढ़ते चले जाओ। पर आपको ये समझना है कि आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं बनना, आपको सिर्फ नीट का एक्सपर्ट बन जाओ। 650 नंबर ले आना अगले साल, काम खत्म। 650 नंबर पे आराम से मेडिकल कॉलेज का गेट खुल जाता है। तुम मेडिकल कॉलेज के अंदर होगे, व्हाइट वाला एप्रन तुमको मिल जाएगा। उसके बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। चाहे तुम फिजियोलॉजी आगे पढ़ना मत पढ़ना, मेरी बला से मुझे कोई मतलब नहीं है। बस मैं सिर्फ उतना पढ़ाऊंगा कि तुम्हारे 650 नंबर कम से कम बेयर मिनिमम इतने तो आ ही जाए। इससे ऊपर जितने आ जाए उतना अच्छा। फटाफट इसमें से जो कुछ लिखना हो लिखो। क्या बेटा? 23 DPG। हाँ, ये बाइंडिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। अब बेटा कई सारी चीजें क्या है कि जैसे आरबीसी के अंदर केवल ग्लाइकोलाइसिस होती है, फर्दर क्रेब्स साइकिल ईटीएस ऑपरेट नहीं होता क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो केवल आरबीसी के होने का एक साइड इफेक्ट है, कैसा होता है। और दूसरा क्या है कि ये होना इसलिए भी जरूरी है कि अगर एडल्ट के अंदर ये होना बंद हो जाए, तो बेचारे फीटस को तो बिना ऑक्सीजन के मरना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसलिए नेचुरली चीज जरूरी भी है। हाँ बेटा। हाँ, देखिए, एब्डोमिनल ब्रीदिंग का बेटा मतलब होता है क्वाइट ब्रीदिंग, यानी कि अभी हमारे अंदर जो ब्रीदिंग हो रही है, इसमें जो प्रोमिनेंट मूवमेंट है वो हमारे एब्डोमेन में हो रहे हैं, थोरेक्स के अंदर ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहे। तो जो एकदम शांत नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, इट इज कॉल्ड एज एब्डोमिनल ब्रीदिंग। वहीं थोरेसिक का मतलब है कि जब अगर थोरेक्स के अंदर प्रोमिनेंट मूवमेंट हो रहे हो। थोरेसिक ब्रीदिंग एक तो होती है जब हम वर्कआउट करते हैं तब, दूसरा ये होती है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी में फीटस की वजह से एब्डोमिनल कैविटी ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है। उस कंडीशन में डायफ्राम एकदम ऊपर की तरफ पुश्ड है,
तो डायफ्राम में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पाते हैं। तो ज्यादा जो मूवमेंट होगा वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में होगा। तो एक तो थोरेसिक क्या हुआ, फोर्सफुल ब्रीदिंग, दूसरा प्रेग्नेंट लेडी के केस में। अब एक्चुअली हम कंफ्यूज कहां होते हैं, वो जगह है कि एक जगह हमने कहा एब्डोमिनल ब्रीदिंग और एक जगह हमने कहा कि एब्डोमिनल मसल्स जो हैं ये काम आते हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग में। तो हमें एब्डोमिनल वर्ड दो जगह मिला और हम कंफ्यूज हो गए, जबकि दोनों चीजों को हमें सेग्रीगेट करके रखना है कि एब्डोमिनल मसल्स आर यूज्ड इन फोर्सफुल ब्रीदिंग बट एब्डोमिनल ब्रीदिंग इज नॉर्मल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग का मतलब क्या है, नॉर्मल ब्रीदिंग। अगले पेज पे आए। चलो फटाफट इसमें से अगर कुछ लिखना हो, एल्वुलाई पे क्या है, टिश्यू पे क्या है, वैसे एनसीईआरटी में लिखा है सब। आगे बढ़े, बढ़ जाए ना। चलिए देखिए, अब बेटा अपने को बात करनी है अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है। तो जब आप बात करते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के बारे में या कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, तो हम जानते हैं कि CO2 तीन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है। पहला तो 7% जाती है प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में। दूसरा आपने कहा कि 20 to 25% कैसे जाएगी, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। और तीसरा ये जाती है आपका 70% बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। पर इससे पहले कि हम पूरी कहानी शुरू करें, एक और मॉलिक्यूल का नाम आप सुनेंगे जिसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। मॉलिक्यूल का नाम क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब तक हम हीमोग्लोबिन का नाम सुन चुके हैं, हमने ऑक्सी हीमोग्लोबिन जानते हैं, मेथेमोग्लोबिन जानते हैं। अब हमने एक और नाम सुना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड हम किसका ट्रांसपोर्ट कराने वाले, CO2 का। और मैं बात किसकी कर रहा हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड की। ये कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के लिए एफिनिटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में लगभग 200 टाइम्स ज्यादा है। किसकी एफिनिटी ज्यादा, ऑक्सीजन की, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड की, ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड ये जाकर के हीमोग्लोबिन में हीम वाले पार्ट पे बाइंड करती है और जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। कैसा बनना है प्रोडक्ट, स्टेबल। यानी कि रिएक्शन अब रिवर्सिबल नहीं है।
स्टेबल प्रोडक्ट बना जिसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। यानी कि हीमोग्लोबिन ब्लड में मौजूद तो है, पर इस हीमोग्लोबिन का यूज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में नहीं किया जा सकता है। तो इस हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है? नहीं। क्या नॉर्मल कंडीशन है? नहीं। यह एबनॉर्मल या हार्मफुल कंडीशन है, और इतनी हार्मफुल है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो अगर हमारे आसपास की एयर में लगभग 0.5% भी पहुंच जाता है, तो 0.5% पहुंचने पर हमारी डेथ हो जाती है, क्योंकि 0.5% पहुंचने पर कार्बन मोनोऑक्साइड आधे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है। यहीं पर जब अगर हम एक हेल्दी पर्सन के अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट देखते हैं, और वहीं हम एक स्मोकर यानी कि एक पर्सन जो स्मोकिंग करता है उसमें हीमोग्लोबिन का अमाउंट देखें, तो स्मोकर के अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट ज्यादा होता है। ज्यादा होने का कारण यह है कि उसका कुछ हीमोग्लोबिन जो है वो टोबैको स्मोक में जितना कार्बन मोनोऑक्साइड गया था, उस मोनोऑक्साइड की वजह से कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में। जब आप हीमोग्लोबिन मेजर करते हैं तो उस टाइम पे आपने जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी आपने साथ में मेजर कर लिया, तो इसकी वजह से उसके अंदर क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन का अमाउंट आया ज्यादा। जबकि ज्यादा बेहतर सिचुएशन में कौन है? जो स्मोकिंग नहीं कर रहा। तो स्मोकर्स का हीमोग्लोबिन नॉर्मल इंडिविजुअल के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा आता है। अब देखिए, जो आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट 3 फॉर्म में होगा। पहला तो होगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। दूसरा यहां जो जाता है ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है आपका लगभग 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में, और 70% ये जाता है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। तो आप देखेंगे बेटा यहां पे हमारा ये टिश्यू है, और ये जो टिश्यू है इस टिश्यू के अंदर चल रही है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यानी कि यहां पे रेस्पिरेशन हो रहा है, और रेस्पिरेशन की वजह से CO2 प्रोड्यूस हो रही है। तो टिश्यू पर क्या है कि PCO2 क्या है? ज्यादा। वहीं पे क्योंकि टिश्यू ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहा है, तो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने की वजह से टिश्यू के पास PO2 क्या है? कम। PO2 क्या है? कम। ठीक। एक बात और ध्यान रखेंगे और हमेशा याद रखेंगे, कंपैरिजन जो है जब आप कम ज्यादा कहते हैं ना, देन यू आर एक्चुअली कंपेयरिंग। और जो कंपैरिजन है वो हमेशा सिमिलर चीजों के बीच में किया जाता है। डिसिमिलर चीजों का कोई कंपैरिजन नहीं होता। लेट्स से आपके घर में आप हैं, आपका एक भाई या बहन है, और आपके घर में कुत्ता है। ठीक। तुम हो, तुम्हारा सिबलिंग है, और तुम्हारे घर में कुत्ता है। अब क्या होता है कि तुम्हारे कोई एक रिश्तेदार हैं या कोई अड़ोसी पड़ोसी है वो तुम्हारे घर आते हैं। जब वो रिलेटिव आपके घर आए तो आपके पापा ने तुम्हारे भाई या बहन के बारे में कहा कि मेरा ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है। पापा ने क्या कहा? तुम्हारे भाई या बहन के बारे में कहा कि मेरा ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है। तो पापा ने जब कहा तो पापा के कहने में इनडायरेक्टली एक मैसेज और भी छिपा था। क्या? दूसरा वाला कमजोर है। मैसेज ये भी छिपा था ना, दूसरा कमजोर है। जब पापा ने कहा कि मेरा ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो वो कंपैरिजन तुम्हारे साथ कर रहे थे कुत्ते के साथ? किसके साथ हो रहा था कंपैरिजन? तुम्हारे साथ ना। यानी कि कंपैरिजन सिमिलर चीजों में होता है कि डिसिमिलर? सिमिलर ना। हमेशा ध्यान रखना, जब मैं कहता हूं PCO2 ज्यादा है, देन आई एम नॉट सेइंग कि ये PCO2 PO2 से ज्यादा है ना। मेरा मतलब यह है कि इसके आसपास जो ब्लड है उस ब्लड के कंपैरिजन में, ब्लड में जो PCO2 है उसके कंपैरिजन में टिश्यू में PCO2 ज्यादा है। जब मैं कहता हूं PO2 कम है, तो मैं कहता हूं कि आसपास जो ब्लड है उसके कंपैरिजन में टिश्यू के पास PO2 क्या है? कम। तो हमेशा जो कंपैरिजन करेंगे वो हम सिमिलर चीजों के बीच में करेंगे कि डिसिमिलर? कंपैरिजन किसके बीच में? तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में। तुम्हारे और कुत्ते के बीच में देयर इज नो कंपैरिजन। ठीक। तुम्हारे और तुम्हारे पेट के बीच में देयर इज नो कंपैरिजन। वो बेचारा कुछ गलती कर दो तो भी मार जल्दी नहीं खाता। तुम्हारे केस में जो मार खाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता।
और तुम लोग की जनरेशन में फिर भी मतलब कंपेटिवली माँ बाप बहुत पोलाइट हो गए हैं। रादर अगर मैं बात करूं तो बहुत हद तक आप लोग अपने माँ बाप से मनवा लेते हैं। हमारे केस में तो होता था कि मार पहले पड़ती थी, पूछा बाद में जाता था कि हुआ क्या था। ठीक। फिर बाद में कई कभी कभी तो जैसे मैं आपको बताऊं, एक हमारा जो है मैंने जैसे 10th जो की थी 1998 में की थी। तो 1998 में साहब 10th का रिजल्ट आया। फिर उसके बाद 2000 में 12th करी। अब 12th का रिजल्ट तब क्या न्यूज़पेपर में आता था, इंटरनेट का जमाना था नहीं। न्यूज़पेपर के लिए भी साहब शहर की जो सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी होती थी, उसके यहाँ एक जीप बड़ी वाली, उसमें जीप में भर के न्यूज़पेपर के लिए अलग से रिजल्ट के लिए न्यूज़पेपर पब्लिश होता था और वो शाम को आता था। सुबह सुबह जाके जो है बुकिंग कर देते थे कि साहब शाम को एक पेपर हमको भी चाहिए। अब उस टाइम पे मैंने शायद आपको बताया होगा कि यूपी बोर्ड अपने आप में बहुत खतरनाक आइटम था, जिसमें जो है पास हो जाना अपने आप में बहुत बड़ा काम था। और उसमें भी तब था कि अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन आ गई तो आप ये मान लो कि आसपास के मोहल्ले पड़ोस में बहुत दूर दूर तक नाम हो जाता था कि हाँ कोई है, पढ़ने वाला है, इसकी फर्स्ट डिवीजन आई है। तो फर्स्ट डिवीजन आना बहुत मुश्किल काम था। तो क्या हुआ साहब कि हाँ, 12th के रिजल्ट की बात है। 12th का रिजल्ट हम लोग गए देखने। अब क्या था कि साहब जैसे मान लो उस टाइम था कि उसने कहा कि पेपर 50 रुपए का मिलेगा। पेपर खूब ब्लैक होते थे। अब साहब 50 रुपए एक अपनी जेब से कौन खर्च करे, तो 4-5 लोगों ने चंदा किया 10-10 रुपए कि ठीक है रिजल्ट ही तो देखना है। 50 रुपए इकट्ठे किए, उसको दे दिए। अब उसके बाद जब आती थी वो न्यूज़पेपर वाली गाड़ी तो उसमें भीड़ होती थी उस टाइम पे भयंकर। तो जैसे तैसे जो भी अपने ग्रुप में सबसे अच्छा एथलीट दिखाई दे उसी को भेजते थे कि भाई जा पेपर लेके आ। तो मालूम पड़े इसके ऊपर चढ़ उसके ऊपर चढ़ कैसे कर कर आके वो पेपर लेके आ गया। अब लेके आने के बाद फिर उसमें पेपर में रिजल्ट देखना, उस टाइम पे मतलब जो हार्ट बीट होती थी वो कितने पे चल रही होती थी पता ही नहीं। अब साहब कैसे जो है आप मतलब देख रहे हो लाइन से कि आपको मालूम पड़ा कि एक रोल नंबर आया और उसके बाद के मालूम पड़ा 30 इकट्ठा गायब, है ही नहीं पेपर में, फेल। और ज्यादातर आपको उनके नाम के आगे टी एस यही लिखा है दिखाई दे। टी मतलब थर्ड डिवीजन यानी कि मार्क्स 45% से कम। एस मतलब सेकंड डिवीजन यानी कि मार्क्स 60% से कम बट मोर देन 45%। एफ तो बहुत कम लिखा दिखाई देता था। तो साहब फाइनली दिखा कि हाँ मैंने अपना रोल नंबर देखा कि हाँ साहब मेरे रोल नंबर के आगे एफ लिखा है, फर्स्ट डिवीजन आ गई, कहानी खत्म, जंग जीत ली। अब उसके बाद क्या था कि हमारा एक दोस्त भी हुआ करता था और हमारे दोस्त का नाम था मतलब हमारे जो ग्रुप में दोस्त था उसका नाम था बंटू। ठीक। हम मतलब हम लोग उसे बंटू कहते थे, वैसे उसका नाम सतेंद्र था। तो बंटू लाल जो है सेकंड डिवीजन से पास हो गए। अब क्या किया कि हमारे ग्रुप में ही एक ने बंटू लाल के घर पे फोन करके कह दिया कि बंटू फेल हो गया। और तब क्या मोबाइल तो होते नहीं थे, पीसीओ से फोन किया और उसके घर पे लैंडलाइन था, लैंडलाइन पे फोन कर दिया। अब क्या है कि जब बंटू लाल इधर तो खुश, क्योंकि बंटू लाल को उम्मीद कम थी कि मैं पास हो पाऊंगा, और बंटू लाल की सेकंड डिवीजन आ गई तो बहुत बढ़िया बात। और उधर जैसे ही बंटू लाल घर पे पहुंचे तो बंटू लाल के पिताजी ने, जो आजकल तो क्या है कि ये अगर मैं कहूँ कि बिजली के तार में मतलब बहुत सॉफ्ट सा तार ज्यादा चलता है। पहले क्या होता था कि बिजली की केबल घरों में ज्यादा काम आती थी, केबल में जो मोटा एल्युमिनियम वायर होता था। पिताजी मालूम पड़े बिजली की केबल को 3-4 बार खड़ी करके, जैसे ही बंटू घुसा घर में और पिताजी ने उसको मारना शुरू किया। ठीक। पहले खूब तबीयत से बिना पूछे ताछे बंटू लाल कहे कि बताओ तो सही हुआ क्या। कुछ नहीं, बंटू लाल पिट गए बढ़िया से। अब जब पिट गए फिर बंटू ने जो है पूछा क्या हुआ, तो पिताजी का साला फेल हो गया और जो है मेरी नाक कटवा दी ये वो। उसने कहा कि मेरी तो सेकंड डिवीजन आ गई। क्या अच्छा, सेकंड डिवीजन आई? ठीक है साहब, पिताजी ने उसको जो है 150 रुपए दिए कि अच्छा एक काम का जाके मिठाई ले क्या, मिठाई खा लेना। तो हमारे टाइम पे ऐसा भी होता था, कई बार आपकी गलती नहीं हो तो भी पिट गए। तब ऐसा नहीं होता था कि आप अपने पेरेंट्स से कह पाओ कि नहीं ये सही है गलत है ना। तुमसे पूछ कौन रहा है, तुमसे पूछा किसी ने? चलिए वापस से आते हैं। तो मैंने कहा कि कंपैरिजन जब करना तो बेटा हमेशा सिमिलर चीजों के बीच में, कभी भी डिसिमिलर चीजों के बीच में कंपैरिजन नहीं करेंगे। और ये हम स्पेशली इसलिए ध्यान रखेंगे क्योंकि कंफ्यूजन अपने को नर्व इंपल्स कंडक्शन में खूब आता है। जब हम गलती से सोडियम और पोटेशियम को कंपेयर कर देते हैं, हमेशा कंपेयर सोडियम सोडियम को करना और पोटेशियम पोटेशियम को कंपेयर करेंगे। तो यहां टिश्यू के पास
ये हमारी मौजूद है एक ब्लड वेसल। ये क्या है बच्चे? एक ब्लड वेसल है। और ये जो ब्लड वेसल है इसके अंदर यहां पर मौजूद है एक आरबीसी। तो अपन ने कहा कि यहां पर ये एक आरबीसी प्रेजेंट है इस ब्लड वेसल में। अब यहां कैसे कैसे कितना ट्रांसपोर्ट होने वाला है ये कहानी अपने को समझनी है, तो देखते जाएंगे। सबसे पहले ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 20 to 25%, लगभग इसका बेटा कितना, 20 से 25% ये एंटर करता है आरबीसी में। कहा गया? आरबीसी के अंदर। आरबीसी में जब गया तो इस कार्बन डाइऑक्साइड ने बाइंड किया हीमोग्लोबिन के बाइंड किया हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट के साथ। ध्यान रखें किससे बाइंड करने वाला है? ग्लोबिन पार्ट के साथ बाइंड किया। एक रिवर्सिबल रिएक्शन ऑपरेट हुई और इस रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉर्मेशन हुआ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का। क्या बना? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन यहां पर बना। ये जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना, इस कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन मेनली डिपेंड करता है PCO2 पर। ये मेनली डिपेंड किस पर करेगा? PCO2 पर। एनसीईआरटी कहती है कि PCO2 के अलावा ये अदर फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। तो मेनली बच्चे डिपेंड किस पे करने वाला है? PCO2 पर क्या PCO2 के अलावा अदर फैक्टर भी हैं? हाँ है। जैसे कि PO2 भी दूसरा फैक्टर है जो कि इस फॉर्मेशन को अफेक्ट करेगा। समझिएगा, जब अगर PCO2 ज्यादा होगा तो इसका फॉर्मेशन होगा, अगर PCO2 कम है तो इसका डिसोसिएशन हो जाएगा। यानी कि जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना, इसका फॉर्मेशन रिवर्सिबल रिएक्शन में हुआ कि इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जो बना, ये स्टेबल है कि अनस्टेबल? अनस्टेबल है। यानी कि इसका फॉर्मेशन भी होता है और इसका डिसोसिएशन भी होता है। तो 20 से 25% तो कहां रह गया? आरबीसी के अंदर। अब एक एंजाइम है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। एंजाइम का नाम क्या है बेटा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। आपने बायोमोलिक्यूल के अंदर पढ़ा है कि ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, ये वन ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम है, बहुत तेजी से काम करता है। लगभग रेट ऑफ रिएक्शन को 10 मिलियन टाइम्स के आसपास ये बढ़ा देता है। तो ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, इसका जो ज्यादातर अमाउंट है, तो ये लार्ज अमाउंट में मौजूद होता है आरबीसी में, और कुछ अमाउंट के अंदर ये मौजूद होता है प्लाज्मा में। कुछ अमाउंट कहां रहेगा? प्लाज्मा में। ज्यादातर अमाउंट कहां है? आरबीसी में। यानी कि अगर कोई रिएक्शन इसके थ्रू करानी हो तो वो रिएक्शन आरबीसी में ज्यादा तेजी से होगी और प्लाज्मा में कंपैरेटिवली धीमे होगी। मतलब समझना, आपके पास दो प्रोडक्शन लाइन है। एक प्रोडक्शन लाइन है जो आरबीसी में होके जाती है, जहां एंजाइम ज्यादा है तो यहां काम ज्यादा तेज होगा। दूसरी प्रोडक्शन लाइन है जो प्लाज्मा से होकर के जाती है, यहां एंजाइम कम है, इसलिए प्रोडक्शन भी कंपैरेटिवली स्लो रहेगा। तो यहां पर ये जो CO2 है, इस CO2 में से आप देखो बेटा जो 7% है, CO2 का कितना? 7%। ये 7% पहुंची प्लाज्मा में। प्लाज्मा में पहुंच करके ये कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करती है वाटर के साथ। जब वाटर के साथ कंबाइन करेगी तो कंबाइन करने पर कार्बोनिक एनहाइड्रेस अंडर रिवर्सिबल रिएक्शन इसे कन्वर्ट कर देगा H2CO3 में। अगेन यही कार्बोनिक एनहाइड्रेस इसको तोड़ देता है H+ और बाई कार्बोनेट में। किसके अंदर तोड़ दिया बेटा? H+ और बाई कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यहां पर आपने कहा कि ये जो 7% है ये किसके अंदर गई? तो आपने कहा कि ये गया डिसॉल्व्ड स्टेट में। ये कैसे गया बेटा? डिसॉल्व्ड स्टेट में जाता है। और ये जो डिसॉल्व्ड स्टेट में जाता है ये डिपेंड करता है PCO2 पर। सो इट डिपेंड्स ऑन PCO2। यानी कि जब भी अगर PCO2 ज्यादा होगा तो इसका फॉर्मेशन होगा, अगर PCO2 कम है तो उस केस में इसका क्या होगा? डिसोसिएशन हो जाएगा। तो आपने कहा 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड स्टेट में जाता है, केवल PCO2 पर डिपेंडेंट है। 20 to 25% जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में।
जो डिपेंड करता है PCO2 और दूसरे फैक्टर्स पर। पहले ये दो बातें समझ में आ गई। अब देखिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% यानी कि सबसे ज्यादा ये एंटर करता है आरबीसी में। ये एंटर कहां किया? आरबीसी के पास। आरबीसी में जब आएगा तो हमने अभी कहा कार्बोनिक एनहाइड्रेस ज्यादा कहां है? आरबीसी के पास। तो इधर क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करेंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इसे कन्वर्ट कर देगा H2CO3 में। ये जो H2CO3 है, इसको कार्बोनिक एनहाइड्रेस अब यहां पर कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? H प्लस और बाइकार्बोनेट में। समझिएगा, यहां पर जब एक कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो एक H प्लस और एक बाइकार्बोनेट बना। 100 आए, 100 H प्लस और बाइकार्बोनेट बने। मतलब कि आरबीसी के अंदर H प्लस और बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है कि घटती जा रही है? आरबीसी में H प्लस और बाइकार्बोनेट बढ़ रहा है कि कम? क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है ना। जब ये बाइकार्बोनेट और H प्लस आरबीसी के अंदर बढ़ता जाएगा तो बढ़ने पर क्या इसे अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ यानी कि प्लाज्मा में जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? प्लाज्मा में जाने की कोशिश करनी चाहिए ना भाई, ये यहां बढ़ता जा रहा है तो कोशिश करेगा प्लाज्मा में जाने की। तो क्या हुआ? H प्लस और बाइकार्बोनेट दोनों गए आरबीसी की मेम्ब्रेन के पास। इनने आरबीसी की मेम्ब्रेन का गेट नॉक किया। आरबीसी की मेम्ब्रेन ने कहा दैट आई एम परमिएबल ओनली फॉर एनायंस। आरबीसी की मेम्ब्रेन केवल किसके लिए परमिएबल है? एनायंस के लिए। बोलो, एनायन का मतलब निगेटिवली चार्ज आयन की पॉजिटिवली? एनायन का मतलब निगेटिवली चार्ज्ड आयन। तो आरबीसी की मेम्ब्रेन किसके लिए परमिएबल है? केवल बाइकार्बोनेट के लिए। तो अपन ध्यान रखेंगे कि मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज परमिएबल फॉर एनाइंस ओनली। ये केवल किसके लिए परमिएबल है? एनाइंस के लिए परमिएबल है। तो अपन ने कहा कि ये परमिएबल होती है केवल एनाइंस के लिए, और ये केवल एनाइंस के लिए परमिएबल है। इस चीज को अपन नाम देते हैं डोनल्स फिनोमिना कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? डोनल्स फिनोमिना। तो हमने कहा कि ये साहब है डोनल्स फिनोमिना। अब क्या हुआ? जो बाइकार्बोनेट था, इस बाइकार्बोनेट को बाहर जाने दिया गया। ये बाइकार्बोनेट फाइनली कहां आ गया? प्लाज्मा में। बाइकार्बोनेट कहां आ गया? प्लाज्मा में। ध्यान रखो, जितना कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड इसी के पास है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में अल्टीमेटली कहां आई? प्लाज्मा में। तो बोलो, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेके जाता है? आरबीसी की प्लाज्मा? ज्यादा ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? ज्यादा CO2 कौन लेके जाएगा? ज्यादा CO2 लेके कौन गया? कुछ समझ में आ रहा है कि ऐसे ही आ रहा है ना? आवाज मुझे कम कम सी लग रही है कि नींद ज्यादा आ रही है। तो अब देखो, बाइकार्बोनेट बाहर आया। जैसे ही बाइकार्बोनेट बाहर आया तो समझिए बेटा, प्लाज्मा में कुछ पॉजिटिवली चार्ज आयन है, कुछ नेगेटिवली चार्ज आयन है। प्लाज्मा में जब बाइकार्बोनेट आएगा तो प्लाज्मा के पास नेगेटिवली चार्ज आयन बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि प्लाज्मा का आयनिक बैलेंस बिगड़ा। प्लाज्मा का आयनिक बैलेंस बिगड़ा। जैसे ही प्लाज्मा का आयनिक बैलेंस बिगड़ा तो प्लाज्मा ने बोला बाइकार्बोनेट को कि तुम जाओ वापस, तुम्हारी वजह से आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। पर बाइकार्बोनेट ने कहा कि भाई आरबीसी में तो लगातार और बाइकार्बोनेट बन रहे हैं, यहां बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और मैं आया हूं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। अगर मैं सिंपल डिफ्यूजन से आया हूं तो उसका मतलब है कि मैं केवल हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ही जा सकता हूं, और ये अब होगा कि और भी बाइकार्बोनेट अभी आपके पास आएंगे। तो प्लाज्मा ने कहा कि भाई जितना ज्यादा बाइकार्बोनेट आता जाएगा तो प्लाज्मा के पास निगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ता जाएगा। प्लाज्मा ने इसे बैलेंस आउट करने के लिए यहां से क्या किया बेटा? क्लोराइड को भेजा अंदर। अंदर कौन गया? क्लोराइड आयन अंदर गया। एनसीईआरटी नाम नहीं लेती है, पर ये जो मिना यहां पर है, जो प्रोसेस हो रही है, इसको कहा जाता है क्लोराइड शिफ्ट। क्या कहा जाता है? क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। हालांकि एनसीईआरटी ने ऐसी किसी टर्म का नाम नहीं लिया है,
ये जो क्लोराइड शिफ्ट है इसी को नाम देते हैं बेटा हैमबर्गर फिनोमिना। एक और नाम क्या है इसका? हैमबर्गर फिनोमिना। खाने वाले हैमबर्गर से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक। एक हैमबर्गर होता है ना जो खाया जाता है। सो अपन ने कहा क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिना इसका नाम है। ध्यान रखिएगा, अगर बाइकार्बोनेट आ रहा है आरबीसी के बाहर, क्लोराइड आयन जा रहा है आरबीसी के अंदर, तो मतलब ये आरबीसी अभी किसके पास है? टिश्यू के पास। जब ये टिश्यू के पास है तो बाइकार्बोनेट बाहर आया, क्लोराइड गया अंदर। अब अंदर जब क्लोराइड चला गया तो अब इधर समझो, यहां पे क्या बचा? H प्लस। क्या बचा? H प्लस। इस H प्लस ने कहा आरबीसी से कि अब तो मैं तुम्हारा पीएच बिगाड़ूंगा, क्योंकि मेरा काम तो यही है, अगर मैं जहां भी इकट्ठा हो गया तो मैं पीएच तो करूंगा डिस्टर्ब। तो अब आरबीसी बेचारी परेशान। आरबीसी को अब किसकी आवश्यकता है? एक बफर की। किसकी जरूरत है? बफर। क्या हम बफर जानते हैं? बफर ऐसे सॉल्यूशंस को कहा जाता है जो कि मीडियम के पीएच को चेंज नहीं होने देते हैं। तो अब यहां पर ये जो H प्लस बढ़ता जा रहा है, इस H प्लस के आरबीसी को एसिडिक बनाने से बचाने के लिए अब आपको जरूरत है एक बफर की। तो अब क्या हुआ कि ये जो H प्लस है, इस H प्लस ने अब बेटा कंबाइन किया HbO2 के साथ। ये किसके साथ जुड़ा? HbO2 के साथ जुड़ा। तो आपने कहा कि H प्लस ने अब कंबाइन किया किसके साथ? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किसके साथ कंबाइन किया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अभी हमने बात की थी ना, बोहर इफेक्ट कहता है कि ब्लड में O2 और CO2 एक दूसरे के दुश्मन। CO2 बढ़ गई है, मतलब कि ऑक्सीजन को बाहर जाना है। क्यों जाएगा? तो देखिए, H प्लस जैसे ही HbO2 के साथ कंबाइन करता है, तो इसके कंबाइन करते ही अब यहां पर क्या होने वाला है? बनेगा HHbO2। क्या बनता है? HHbO2 बना। यानी कि H प्लस को बफर कौन करता है? हीमोग्लोबिन। यानी अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि CO2 की लोडिंग के टाइम पर खूब सारा H प्लस बनता है, फिर भी ब्लड का पीएच बहुत ज्यादा कम नहीं हो पाता है, तो कम क्यों नहीं होता? क्योंकि हीमोग्लोबिन कैसा काम कर रहा है? बफर की तरह काम करता है। तो अपन ने कहा HHbO2 बना, और बोहर इफेक्ट की वजह से ये जो HHbO2 है ये टूट जाएगा किसके अंदर? O2 प्लस HHb में। ये किसके अंदर टूटा? O2 प्लस HHb में। और ये जो ऑक्सीजन है ये यहां से निकल करके किसको मिल जाएगा? टिश्यू को। समझिएगा, अगर टिश्यू ने एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 दिया होगा तो उसे एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। 100 CO2 दिए, 100 ऑक्सीजन मिलेंगे। 1000 CO2 दिए, 1000 ऑक्सीजन उसको मिलेंगे। कोरिलेट करना, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 100 ml ब्लड डिलीवर कर रहा था 5 ml ऑक्सीजन, जबकि स्टर्नियस एक्सरसाइज में डिलीवर करने लगा 15 ml। क्यों किया? क्योंकि एक्सरसाइज के टाइम पर टिश्यू पे CO2 का प्रोडक्शन बढ़ा। CO2 प्रोडक्शन बढ़ा तो यहां ज्यादा CO2 गई। अगर ज्यादा CO2 गई तो इसका मतलब है ज्यादा ऑक्सीजन यहां से बाहर आने वाली है। तो ये तीनों तरीके अपने को समझ में आ गए कैसे कैसे होगा। 7% किस में गया? डिसॉल्व्ड स्टेट में। 20 से 25% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और फिर आपने कहा कि 70% किसके फॉर्म में जाता है? तो ये 70% जाता है आपका बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। ये तो बच्चे कहां पे हुआ? टिश्यू पर। अब बात आती है कि एल्व्यूलाई पर क्या होने वाला है। तो एल्व्यूलाई पर आप देखें, कुछ नहीं होगा, इसका जस्ट अपोजिट होना है। जो कुछ यहां अपन ने पढ़ा इसका जस्ट अपोजिट होता है एल्व्यूलाई पर। तो आप देखो एल्व्यूलाई पर क्या होगा। देखिए, अपन अब देखेंगे बच्चे कि एल्व्यूलाई पर क्या होता है। तो एल्व्यूलाई पर क्या हो रहा है उसे समझने के लिए जरा देखें एक बार। देखो, अब एल्व्यूलाई पे क्या होने वाला है। सबसे पहले एल्व्यूलाई पर अगर आप बात करते हैं तो बेटा क्या होगा एल्व्यूलाई पर?
ये अब हो गया एल्वियोलाई। एल्वियोलाई पर बोलो बेटा पीसीओ2 कम की ज्यादा? एल्वियोलाई पे पीसीओ2 पीओ2 ज्यादा ना? अगर पीओ2 है ज्यादा तो पीओ2 के ज्यादा होने का मतलब हुआ कि अब ऑक्सीजन बाहर आएगी कि अंदर? ऑक्सीजन कहां जाने वाली है? अंदर। जब ये ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो किसके साथ जुड़ी? एचएचबी के साथ। एचएचबी के साथ जुड़ी तो क्या बना? एचबीओ2। ध्यान रखेंगे जब रिएक्शन इधर से इधर चलती है तो इसको बोलते हैं बोहर इफेक्ट। वहीं जब रिएक्शन इधर से इधर चलती है तो ये हेल्डेन इफेक्ट है। तो इसे क्या बोलते हैं? हेल्डेन इफेक्ट कहा जाता है। हेल्डेन इफेक्ट ये कहता है कि ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है। एसिड की डेफिनेशन क्या है? वो सब्सटेंस जो कि H+ को रिलीज करे। तो ये HHbO2 क्या रिलीज करता है? H+। किसकी तरह काम कर रहा है? एसिड की तरह। यानी कि O2 के साथ HHB ने कंबाइन किया, HHbO2 बना, और ये जो HHbO2 बना ये काम करेगा बेटा एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह। इसने क्या रिलीज करा लिया? HbO2, और यहां से रिलीज क्या हुआ? H+। ये जो H+ यहां रिलीज हुआ, साथ में आप ध्यान देंगे क्या यहां पे CO2 की लोडिंग हो रही है? नहीं, CO2 की क्या हो रही है? अनलोडिंग। पर अब यहां CO2 की अगर लोडिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब है यहां बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन क्या हो गई? कम। जब अगर बाइकार्बोनेट हुआ कम तो उस कंडीशन में अब क्या होगा? बाइकार्बोनेट का बाहर जाना बंद। अब क्या होगा? बाइकार्बोनेट जाएगा यहां पर अंदर। तो बाइकार्बोनेट कहां गया? अंदर। क्लोराइड कहां आया? बाहर। बाइकार्बोनेट का अंदर जाना और क्लोराइड का बाहर जाना, इस चीज को कहा जाता है रिवर्सल ऑफ क्लोराइड शिफ्ट। क्या कहेंगे? रिवर्सल ऑफ क्लोराइड शिफ्ट कहा जाएगा। तो अब यहां क्लोराइड शिफ्ट का क्या हो रहा है? रिवर्सल। मतलब समझना, अगर बाइकार्बोनेट जा रहा है बाहर तो आरबीसी कहां है? टिश्यू पर। बाइकार्बोनेट गया अंदर तो आरबीसी कहां? फिर से सुनो, अगर बाइकार्बोनेट आरबीसी से बाहर जा रहा है तो ये आरबीसी कहां है? बाइकार्बोनेट बाहर गया तो आरबीसी कहां? बाइकार्बोनेट अंदर गया तो आरबीसी कहां? क्लोराइड अगर अंदर गया तो आरबीसी कहां? क्लोराइड बाहर जा रहा है तो आरबीसी कहां? बाइकार्बोनेट बाहर, बाइकार्बोनेट अंदर, क्लोराइड बाहर, क्लोराइड अंदर, टिश्यू पर। ठीक। अब देखिए, आपने कहा कि बाइकार्बोनेट अंदर पहुंचा, क्लोराइड बाहर आ गया। ये बाइकार्बोनेट और H+ कंबाइन करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही से कंबाइन कराएगा। क्या बनेगा? H2CO3। ये से कन्वर्ट करेगा CO2 और वाटर में, और ये जो CO2 और वाटर बना, इसके बाद अब यहां पर यही 70% CO2 निकल के कहां जाएगी? बाहर। इधर क्या हुआ? हमने कहा था कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन डिपेंड किस पर करता है? पीसीओ2 पर। प्राइमरीली पीसीओ2 पे डिपेंड कर रहा था। यहां पीसीओ2 क्या है? कम। जब ये कम है तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कन्वर्ट किसके अंदर होगा? CO2 और हीमोग्लोबिन में। जब ये कन्वर्ट हुआ तो रिजल्टेंट क्या होगा कि ये जो CO2 है ये निकल करके कहां जाएगा? बाहर। ये बाहर आ गया। इधर अपन ने कहा कि यहां पर ये जो गया था ये डिपेंड किस पे करता है? पीसीओ2 पर। ये बाइकार्बोनेट और H+ कंबाइन करेगा, H2CO3 बना, टूटा, और टूटने के बाद फिर आपने कहा कि यहां पर ये जो 7% है ये 7% भी लौट करके कहां जाएगा? बाहर। कहा गया? बाहर। मतलब अगर मुझे पहले वाला याद है, मैंने समझ रखा है, तो क्या दूसरे वाले में कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। तो अपन ने कहा कि 100 ml ऑफ ब्लड, हमने कहा 100 ml ब्लड कितनी CO2 डिलीवर करता है? तो हमने कहा 100 ml ब्लड डिलीवर करता है 4 ml ऑफ CO2। कितनी CO2 डिलीवर करेगा? 4 ml CO2 डिलीवर करेगा। 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करता है? 5। CO2 कितनी डिलीवर करता है? 4।
दोनों में अंतर क्यों समझना। आपके पास CO2 को रिमूव करने के दो तरीके हैं, एक तो लंग्स के थ्रू रिमूव कर दो, दूसरा जो यूरिया बनता है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। यूरिया के फॉर्मेशन में ऑर्निथीन साइकिल में वहां भी तो CO2 काम आने वाली है, तो CO2 और कैसे यूरिया के थ्रू भी बाहर जाएगी, इसीलिए ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है जबकि CO2 का अमाउंट कंपैरेटिवली कम रहता है रिमूवल में। तो अपने को इतनी बात समझ में आई एनसीईआरटी से। एक बार जरा पढ़ के देखें ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 वाला पार्ट। क्या बेटा? नहीं, मैंने कहा ना कि एनसीईआरटी में नहीं है, बस मेरी इच्छा थी, मैंने इसलिए आपको बता दिए कि ये होते हैं। हाँ, वो बेटा हमने ऑक्सीजन की बात की थी, ये किसकी बात कर रहे हैं, CO2 की। तो ऑक्सीजन और CO2 में कोई संबंध है? नहीं, नहीं है ना। CO2 अलग गैस है, ऑक्सीजन अलग है। वो जो हमने 15 20 5 जो बात की वो हमने ऑक्सीजन की बात की, CO2 के बारे में तो हमने बात की नहीं ना। CO2 के बारे में अगर कैरी पूछा जाता है कितना ले जाता है, तो 100 ml ब्लड के पास 53 ml CO2 होता है, तो CO2 का अमाउंट कहीं ज्यादा होता है। पर वो सब एनसीईआरटी नहीं कहती है, तो अपन सिंपली याद रखेंगे ऑक्सीजन के लिए 5, CO2 के लिए 4। हाँ भाई, हर बार जब आरबीसी आएगी, तो आरबीसी जब टिश्यू से ऑक्सीजन टिश्यू को दे रही है तब CO2 अपटेक कर रही है। द सेम आरबीसी जब एल्वियोलाई पे पहुंचेगी तो वहां से ऑक्सीजन का अपटेक करेगी और CO2 देगी। पढ़ा बेटा ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एक बार पढ़ो। हाँ, प्लाज्मा में जा रहा है ना बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। पर अपन ने क्या कहा कि कार्बोनिक एसिड का कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ जाता है, आरबीसी में। तो इसलिए जाएगा थ्रू आरबीसी, बट अल्टीमेटली कहां जाना है, प्लाज्मा में जाना है। हाँ, बस केवल बाइकार्बोनेट बनने के लिए आरबीसी में इसने एंटर किया कि वहां पे एंजाइम ज्यादा है जो इसे बना सकता है। हाँ, जैसे बाइकार्बोनेट बना फिर बाहर आरबीसी के। वो अपन ने कहा ना सबसे ऊपर बनता है ना, क्योंकि कुछ कार्बोनिक एनहाइड्रेस तो प्लाज्मा में भी है। आगे बढ़े, क्या लिखना है इसे? अगर लिखना हो तो लिखो। किसी भी ऑनलाइन वाले बालक को कहीं कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं, वाह। मेजर कहें या मेन कहें, दोनों बातों का मतलब तो सेम है ना। वहां पे जो CO2 के ट्रांसपोर्ट में कहा ना, जो PO2 कैन बी मेजर फैक्टर,
तो उसका मतलब क्या है कि ये PO2 के अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ हद तक टेम्परेचर भी अफेक्ट कर रहा होगा। ठीक, टेम्परेचर के अलावा देखो जैसे H+ है, जब अगर ऑक्सीजन को अफेक्ट कर रहा है तो यहां भी अफेक्ट कर रहा होगा। वो सारे फैक्टर अफेक्ट करेंगे, पर इन फैक्टर्स में से मेजर कौन है? तो इन फैक्टर्स में से मेजर है PO2। हमने क्या कहा था बेटा कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना वो स्टेबल प्रोडक्ट था कि अनस्टेबल? स्टेबल नहीं, अनस्टेबल। अगर स्टेबल होगा तो टूटेगा नहीं ना। अगर प्रोडक्ट अनस्टेबल है यानी कि बार बार बन रहा है फिर टूट रहा है, फिर बना फिर टूटा, तो जो रिएक्शन चली वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? रिवर्सिबल हुई ना। तो यानी कि बाइंडिंग कैसे मैनर में हो रही है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल मैनर? हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जो एफिनिटी है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में अपन ने क्या कहा, कितनी ज्यादा है? 200 से लगभग 300 टाइम्स के आसपास ज्यादा होती है। ठीक, तो अब आपका क्वेश्चन क्या है कि एफिनिटी ज्यादा क्यों होती है? ठीक, तो एफिनिटी बेटा ज्यादा इसलिए, या किसी की अगर हम बात करें एफिनिटी के बारे में, तो एफिनिटी को पहली बात तो किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी मॉलिक्यूल का हम एक एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि उसकी अपनी एक एब्सोल्यूट कुछ प्रॉपर्टी होगी कि भाई इन मॉलिक्यूल्स के लिए इसकी एफिनिटी ज्यादा है, इसके लिए एफिनिटी ज्यादा है। दूसरा एक फैक्टर जो पॉसिबल हो सकता है मुझे लगता है, अभी हालांकि मैंने ये चीज नहीं सोची कि भाई ज्यादा क्यों है, जो मुझे लगता है कि शायद हीम वाला जो पार्ट है उसकी स्ट्रक्चर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कहीं ज्यादा कंपेटेबल होगी। तो स्ट्रक्चर कहीं ज्यादा कंपेटेबल होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जो एफिनिटी है हीम की वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा है। एक फैक्टर और जो हो सकता है, जैसे हमने कहा कि ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट पे 2,3-BPG बाइंड कर जाता है, वो 2,3-BPG कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग को अफेक्ट नहीं करता है, तो इसकी एफिनिटी ज्यादा हो सकती है। ठीक, नहीं, एफिनिटी का मतलब हुआ स्टेबल प्रोडक्ट बनने से पहले उसके साथ जुड़ा क्यों, जुड़ने को ही तो हम कहेंगे ना एफिनिटी है। आरबीसी के अंदर Cl- बचेगा ना। क्लोराइड आयन दिक्कत क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे जितना जो बाइकार्बोनेट बाहर गया, उस बाइकार्बोनेट को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड अंदर आया ना। हम्म, आगे बढ़े। हाँ, दोनों के अंदर एंजाइम सेम है ना बेटा। हमने कहा ना कि सेम एंजाइम यहां दोनों जगह पे है, ज्यादा आरबीसी में है, कम है प्लाज्मा में। तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा कहां रहेगी? आरबीसी में, और कम होगी प्लाज्मा में। दैट्स वाई यहां 70% गया, यहां 7 गया। आगे बढ़ा जाए, पढ़िएगा एनसीईआरटी की लाइन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में एनसीईआरटी कहती है कि ह्यूमन बीइंग्स कैन मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम। लिखा है ना, दो बातें लिखी हैं। पहला क्या है बेटा? मेंटेन, और दूसरा वर्ड क्या यूज किया? मॉडरेट। मेंटेन का मतलब हुआ हमारे अंदर रेस्पिरेटरी रिदम को 12 से 16 पर मिनट लगातार बनाए रखना, ये क्या है? मेंटेन। यानी कि क्या हमें 12 से 16 बनाए रखने के लिए कोई एफर्ट लगाना पड़ता है? नहीं। क्या हमें सोचना पड़ता है? नहीं। ये लगातार कितना बना हुआ है? 12 से 16 है। तो इस चीज को क्या कहा हमने कि मेंटेन करके रखते हैं। हम जग रहे हो तब भी इतना है, सो रहे हैं तब भी इतना बना हुआ है, तो इसको हमने क्या कहा? मेंटेन। दूसरा वर्ड क्या यूज किया? मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब है इसको चेंज करने की कैपेबिलिटी। अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटीज चेंज होती हैं, हम वर्कआउट वगैरह करते हैं,
तो उस केस में क्या ये रेस्पिरेटरी रिदम को मॉडरेट किया जा सकता है, यानी रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम ज्यादा हो सकता है? हाँ। तो हमारे अंदर एबिलिटी कितनी है? दो। पहला क्या? मेंटेन करना, दूसरा मॉडरेट करना। ये दोनों काम कौन करता है? तो हमारा नर्वस सिस्टम करता है। ये काम किसके हैं? नर्वस सिस्टम के काम है। तो रेस्पिरेशन में रोल किसका होता है रेगुलेशन में? नर्वस सिस्टम का। हम अपनी ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो हमारा हाइंड ब्रेन है, इसके अंदर पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला, तीन पार्ट आते हैं। कौन कौन से पार्ट आएंगे? पहला पॉन्स, दूसरा सेरिबेलम और तीसरा मेडुला। मेडुला सबसे लोअर पार्ट है। इसके अंदर होता है एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कौन है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, जो हमारे अंदर ये नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न को मेंटेन करता है। तो ब्रीदिंग पैटर्न को मेंटेन करने वाला कौन? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, या शॉर्ट में जिसे आप आरआरसी कह सकते हैं। वहीं पर पॉल्स के अंदर एक सेंटर पाया जाता है विच इज कॉल्ड एज न्यूमोटेक्सिक सेंटर। क्या बोलते हैं? न्यूमोटेक्सिक सेंटर। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां है? मेडुला में। न्यूमोटेक्सिक सेंटर कहां पाया जाता है? पॉन्स में। न्यूमोटेक्सिक सेंटर आरआरसी का बॉस है। न्यूमोटेक्सिक सेंटर आरआरसी का बॉस है, यानी कि न्यूमोटेक्सिक सेंटर के सिग्नल्स आरआरसी की एक्टिविटीज को मॉडरेट कर सकते हैं। एनसीईआरटी ने क्या कहा? मेंटेन करना। मेंटेन किसने कराया? आरआरसी ने। मॉडरेट करना, मॉडरेट कौन करा रहा है? चेंज कौन कर रहा है? न्यूमोटेक्सिक सेंटर। जब अगर ये चेंज करेगा, तो चेंज करने पर क्या ड्यूरेशन ऑफ ब्रीदिंग चेंज होगा? समझना, पहले आप 1 मिनट में 12 बार ब्रीथ कर रहे थे, फिर आप 1 मिनट में 20 बार ब्रीथ करने लगे, या 1 मिनट में आप 8 बार ब्रीथ करने लगे। जब 12 बार ब्रीथ कर रहे थे, तो एक बार की ब्रीदिंग में आपको टाइम लग रहा था 5 सेकेंड। आपने 20 बार ब्रीदिंग की, तो एक ब्रीदिंग में टाइम लगा 3 सेकेंड। अगर 8 बार किया, तो एक बार की ब्रीदिंग में लगभग टाइम कितना लगा? लगभग 7.5-8 सेकेंड के आसपास। क्या तीनों केसेस में ड्यूरेशन बदली? अगर ड्यूरेशन बदली, तो क्या रेट बदलेगी? यस। तो यानी कि ड्यूरेशन और रेट दोनों चीजें बदल जाती हैं। तो आरआरसी कहां है? मेडुला में। न्यूमोटेक्सिक सेंटर कहां? पॉन्स में। अब ये दोनों कैसे काम करते हैं, इनको सिग्नल कहां से मिलता है, वो और डिसऑर्डर वाला पार्ट बचा, वो अपन बात कर लेते हैं कल। ठीक, आज के लिए रखते हैं इतना। ओके।